द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव एवं परिणाम। अपने जो पिछली जो क्लास ली थी उसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बात की थी। अब अपने बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव एवं परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला। ये मानव इतिहास का सर्वाधिक क्रूर, भयानक और विनाशकारी युद्ध था। इसका विश्व के राजनीतिक एवं भौगोलिक परिवेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। परमाणु युग का सूत्रपात। दो विचारधाराओं में विभाजित विश्व। जर्मनी का दो भागों में विभाजन। राष्ट्रीय भावना की निर्बलता। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। युद्ध का प्रारंभ होना।
निरपेक्षता। एशिया एवं अफ्रीका का जागरण। एवं नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सर्वप्रथम अपनी बात करेंगे परमाणु युग का सूत्रपात। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वायुयान B-29 ने 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर एक अणु बम गिराया, जिससे 90% इमारतें नष्ट हो गई और लगभग 7,50,000 व्यक्ति मारे गए। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर अणु बम गिराया गया। इस महासंहार के साथ ही परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। इस युग से मानव सभ्यता पर विनाश की काली घटा छा गई। वैज्ञानिक उन्नति ने इसे और भयावह बना दिया, लेकिन इसी भय ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के नज़दीक खड़ा कर शांति की राह खोजने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने जापान के छः अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। अमेरिका ने एक वायुयान B-29 ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक स्थान जो कि जापान में है वहाँ पर परमाणु बम गिराया, और जिससे 90% नुकसान हुआ और 7,50,000 व्यक्ति इसमें मारे गए। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया, और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु युग का सूत्रपात हुआ और विश्व के सभी देशों को ये सोचने पर मजबूर किया कि भविष्य में परमाणु बम ना गिराया जाए और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए एक दूसरे के सामने लेकर पेश हुए। 2 विचारधाराओं में विभाजित विश्व। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उग्र राष्ट्रवाद की
स्थान पर नई विचारधाराओं ने स्थान ले लिया जो समाज को नए रूप में संगठित करना चाहती थी, जिससे विश्व समाज के सामने दो प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित हो गया। प्रथम साम्यवाद, दूसरा लोकतंत्र। साम्यवाद, लोकतंत्र, ये दो विचारधारा लोगों के सामने आई। लोकतंत्र विचारधारा उत्पादन, विनिमय और वितरण पर राज्य द्वारा नियंत्रण, पूंजीवादी, मजदूर, जमींदार और किसानों में समुचित समन्वय की बात करती है। इस प्रकार समाज में वह राष्ट्र दो पृथक वर्ग में विभाजित हो गया। राष्ट्रपति का स्थान विचारधारा भक्ति ने ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के सामने दो विचारधारा प्रमुख रूप से सामने आई थी। एक थी साम्यवाद, दूसरी थी लोकतंत्र। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के अंतर्गत जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को सर्वाधिक दोषी ठहराया गया। अतः मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को शक्तिहीन करने की दृष्टि से उसे पूर्वी और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित किया। बर्लिन के मध्य दीवार खड़ी कर दी गई। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा अधिकृत पश्चिमी जर्मनी के क्षेत्रों का एकीकरण करके 21 सितंबर 1949 ईस्वी में जर्मन संघीय गणतंत्र की स्थापना की गई। पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र जो रूसी प्रभाव में था, 7 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जर्मनी प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। इसमें राजधानी बर्लिन एवं क्षेत्रफल 42,000 वर्ग मील था। पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी व पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 ईस्वी में पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया। 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। कुछ समय बाद 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किया गया। राष्ट्रीय भावना की निर्बलता। वैज्ञानिक प्रगति द्वारा मनुष्य ने देश और काल पर अद्भुत विजय प्राप्त की। भाषा, नस्ल, धर्म, संस्कृति, भेद उसका महत्व कम हो गया था। अब राष्ट्र भावना के स्थान पर राष्ट्रहित के लिए विश्व स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ने की भावना विकसित होने लगी। यही कारण है कि समान विचारधारा वाले राष्ट्र विभिन्न संगठन बनाकर विकास व उन्नति की राह खोजने लगे।
राष्ट्रीय भावना की निर्बलता। राष्ट्र भावना के स्थान पर राष्ट्र हित के लिए विश्व स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ने लगे और वो विश्व की बात करने लगे। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठनों का निर्माण करने लगे और विश्व शांति में योगदान देने लगे। सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल। युद्ध ने प्रजातंत्रीय विजेता राष्ट्रों को निर्बल व खोखला साबित कर दिया था। ये राष्ट्र भी युद्ध के बाद आर्थिक संकट से अपने को नहीं बचा सके थे। विभिन्न विचारधाराओं के कारण ऐसी राजनीतिक पार्टियां स्थापित हो गई थी जो राष्ट्र से अधिक विचारधारा को महत्व देती थी। फलत लोकतांत्रिक व्यवस्था के उपरांत भी जनता की शक्तियों पर नियंत्रण व राज्य के हित में कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस आवश्यकता ने सच्चे लोक शासन का लोप कर सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना आरंभ कर दी। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप विश्व इतिहास का निर्माता था, किंतु युद्ध के बाद विश्व समाज को अनुशासित करने वाला यूरोप अब समस्या प्रधान यूरोप बन गया। जर्मनी पंगु हो चुका था, इटली सर्वनाश के कगार पर था, ब्रिटेन व फ्रांस की स्थिति तृतीय श्रेणी के राष्ट्रों के समान हो गई थी। आर्थिक दृष्टि से पंगु इन देशों ने लोग बेघर व बेरोजगार हो गए थे। परिणाम स्वरूप विश्व का नेतृत्व दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के हाथों में चला गया। विश्व के छोटे बड़े राष्ट्र इन महाशक्तियों के क्षेत्राधिकार में संगठित हो गए। विश्व का राजनीतिक नेतृत्व इन दोनों महाशक्तियों के हाथों में चला गया। सोवियत रूस साम्यवादी व्यवस्था का तथा अमेरिका पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पोषण करने लगा। अमेरिका पूंजीवाद। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के माने हुए राष्ट्र उस समय के कमजोर हो गए। जर्मनी, इटली उस समय पंगु राष्ट्र बन गए। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप यूरोप उस समय आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। विश्व के सामने दो शक्तियां उभर के सामने आई थी उस समय, अमेरिका और सोवियत रूस। अमेरिका ने पूंजीवादी का समर्थन किया और रूस ने साम्यवादी का समर्थन किया। जो अन्य जो राष्ट्र थे वो दो गुटों में बंट गए। अमेरिका के अंतर्गत जो देश शामिल हुए वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे और जो रूस के समर्थन में आए वो साम्यवादी का समर्थन कर रहे थे। शीत युद्ध का प्रारंभ होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां सामने आई थी, अमेरिका और साम्यवादी रूस।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के रूप में अमेरिका और सोवियत रूस का उदय हुआ। विश्व दो खेमों में बंट गया। दोनों गुट अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे, जिससे दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। दोनों महाशक्तियां परस्पर विरोधी विचारधारा से संबंधित होने के कारण तनाव, वैमनस्य की भावना बनने लगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व विरोधी राजनीतिक प्रचार करने से शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां सामने आई, अमेरिका और सोवियत रूस। इनमें परस्पर अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने को लेकर परस्पर में अप्रत्यक्ष युद्ध प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप ये एक दूसरे का विरोध करने लगे और ये क्या शीत युद्ध के अंतर्गत आते हैं। गुट निरपेक्षता। विश्व युद्ध के उपरांत जन्मे नए संप्रभु राष्ट्रों ने अपने को शीत युद्ध की खींचतान से बचाने के लिए अलग रहने का निर्णय लिया, जिसे गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। भारत ने मार्गदर्शन करते हुए गुट निरपेक्षता की आवाज़ को बुलंद किया। गुलामी की जंजीरों से मुक्त राज्यों की संगठित होकर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने की आह्वान किया। गुट निरपेक्षता। विश्व के दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत रूस। इनसे अलग हटके जो तीसरा गुट बना उसको गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। इनके बीच गुट निरपेक्षता की आवाज़ उठाने का श्रेय भारत को दिया जाता है। ये जो राष्ट्र हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनप के सामने आए और उन्होंने गुट निरपेक्षता को ग्रहण किया। एशिया एवं अफ्रीका का जागरण एवं नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रज्वलित हुई। इस जागरण ने यूरोपीय राष्ट्र के प्रभावों को समाप्त कर दिया। अपनी परिस्थितियों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने अपने नीतियों में परिवर्तन किया, जिसमें बर्मा, मलाया, श्रीलंका, मिस्र आदि विविध देश ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गए। फ्रांसीसी आधिपत्य से भी अनेक देशों को आज़ादी प्राप्त हुई। कंबोडिया, वियतनाम आदि देश स्वतंत्र हो गए। हॉलैंड के उपनिवेशों जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि ने भी इंडोनेशिया नामक संघ की स्थापना की और स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे औपनिवेशिक साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण तांडव ने विचारशील राजनीतिज्ञों को मानव जाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। इसकी स्थापना के प्रयास प्रारंभ किए गए। अप्रैल-जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को लागू किया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दी, जो कि संस्थापक सदस्य कहलाए। वर्तमान में 193 इसके सदस्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा परिणाम था परमाणु युग का सूत्रपात। इसमें विश्व को इस
परमाणु युद्ध से बचने के लिए चिरस्थायी शांति के लिए विवश कर दिया। दो विचारधाराओं में विभाजित विश्व। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां साम्यवाद और लोकतंत्र की विचारधारा सामने आई। राष्ट्रीय भावनाओं की निर्बलता। पूर्वी जर्मनी राष्ट्र भावना के स्थान पर राष्ट्र हित के लिए विश्व स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ने लगे। निष्कर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध अति भयंकर एवं विनाशकारी था। इसके प्रभाव से कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं रहा। राष्ट्रवाद का अंत हो गया। विश्व वैज्ञानिक व विकास की सोच के साथ आगे बढ़ा। शक्ति का केंद्र यूरोप से बदल दिया गया। आर्थिक विकास प्रमुख ध्येय बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना शांति, सुरक्षा, विकास के लिए सबसे बड़ी देन है।